भारतीय कानून व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान की सुरक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। हालांकि भारतीय संविधान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे बीते कुछ दिनों से चर्चाओं में रहे राहुल गांधी डेफेमेशन केस के विषय में। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिले कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया है। उसके बाद से राहुल गांधी जी की सदस्यता भी बहाल हो गई है और ये काफ़ी चर्चाओं में है। तो आज के इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेफेमेशन होता क्या है, डेफेमेशन कितने तरह का होता है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें किसी बात को मानहानि नहीं माना जाएगा। आखिर में हम राहुल गांधी केस से रिलेटेड एक टाइमलाइन को देखेंगे। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद राहुल गांधी जी की चिंताएं खत्म हो गई हैं या और बढ़ गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं डेफेमेशन क्या है। व्हाट इज डेफेमेशन? Defamation means the offense of injuring a person's character, fame or reputation by false and malicious statement. किसी व्यक्ति के फेम, करेक्टर और रेपुटेशन को फॉल्स और मेलिशियस स्टेटमेंट से कोई इंजरी कॉज की जाए तो उसको डेफेमेशन कहते हैं। डेफेमेशन डिफाइन अंडर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 के तहत डेफेमेशन यानी कि मानहानि को परिभाषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन देयर आर 3 एलिमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन। डेफेमेशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। फर्स्ट है मेकिंग और पब्लिशिंग एनी इंप्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। Second है such imputation must have been made by words, oral or written. Second, sign और visual representation। और ये imputation कैसा होना चाहिए? वर्ड्स के थ्रू, या तो ओरल होगा या रिटन होगा, किसी साइन के थ्रू मतलब इशारों के थ्रू, फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, किसी पिक्चर को दिखा के, फोटो को दिखा के, वीडियो को दिखा के, ऐसे। और थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है such imputation must have been made with the intention of harming the reputation of the person। यानी कि सबसे जरूरी है कि उस imputation को इंटेंशन जो है वो होना चाहिए किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना या हानि पहुंचाना। आइए एक बार समझ लेते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। सेक्शन 499 डेफेमेशन, हाउएवर एनी वर्ड either spoken or intended to be read or by sign or by visual representation makes or publish any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in cases hereinafter accepted to defame that person। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जानबूझकर, बोलकर, लिखकर, पढ़कर, इशारों से, तस्वीर की मदद से या किसी वीडियो के माध्यम से क्षति पहुंचाता है तो उसे मानहानि कहा जाएगा। भारतीय कानून में मृत व्यक्ति की मानहानि का भी जिक्र है। अगर किसी डेड पर्सन की आप मानहानि कर देते हैं तो उस व्यक्ति का करीबी या उसका कोई रिश्तेदार आप पर मुकदमा कर सकता है। समझते हैं ऐसे कौन से डिफेंस हैं जो डेफेमेशन के अगेंस्ट मिल जाते हैं, अर्थात ऐसी बातें जिनको मानहानि नहीं माना जाएगा। पहला है जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ, सेकंड है फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट, थर्ड है प्रिविलेज्ड कमेंट यानी कि एब्सोल्यूट कमेंट जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच के जो कम्युनिकेशन है वो,
क्वालिफाइड प्रिविलेज होता है कि पर्सन हैज अ लीगल सोशल मोरल ड्यूटी टू मेक स्टेटमेंट। पहले बात करते हैं कि अगर किसी ऐसी बात का लांछन लगाया जाता है जो कि व्यक्ति के बारे में सही है तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। दूसरा कहता है अगर अच्छे मकसद के साथ किसी सरकारी सेवक को लेकर कुछ अभिव्यक्त करते हैं तो उसे भी मानहानि नहीं माना जाएगा। आम जनता से जुड़े किसी सवाल को लेकर के अगर आप किसी सरकारी अफसर से कुछ अभिव्यक्त करेंगे तो उसे भी मानहानि नहीं माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कि अगर किसी अदालत की कार्यवाही को सही रिपोर्टिंग की जाती है तो उसे भी मानहानि कंसीडर नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर अदालत में कोई मामला चल रहा है तो उससे जुड़े लोगों के बारे में कुछ रिपोर्ट किया जाता है तो उसे भी मानहानि नहीं माना जाएगा। और आखिर में जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसको भी आप मानहानि नहीं कह सकते। तो इन केसेस में किसी व्यक्ति को डिफेंस मिल सकता है। समझते हैं कि डेफेमेशन कितने तरह का होता है, इंडिया के अंदर कितने तरह का है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ डेफेमेशन। पहला है सिविल डेफेमेशन, दूसरा है क्रिमिनल डेफेमेशन। सिविल डेफेमेशन क्या कहता है? इन केस ऑफ सिविल डेफेमेशन द डिफेम्ड पर्सन कैन फाइल अ सूट फॉर मॉनेटरी कंपनसेशन। जो डिफेम्ड पर्सन होगा सिविल डेफेमेशन के तहत वो एक सूट फाइल कर सकता है, किसके लिए? मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए। ठीक है। क्रिमिनल डेफेमेशन में क्या होता है? हमने सेक्शन 499 में उसके कंपोनेंट्स को देखा था, वहां समझा था, वो एक क्रिमिनल डेफेमेशन है। इन केस ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन द पर्सन अगेंस्ट डेफेमेशन केस इज फिल्ड माइट बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड। यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल किया जाएगा और ये बात साबित हो जाती है कि उसने डेफेम किया है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत उसको दंड का प्रावधान है। क्या कहता है समझ लेते हैं। सेक्शन 500 पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन। Whoever defame another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or both। यानी कि कोई व्यक्ति किसी को डिफेम करता है तो उसको जो है मैक्सिमम सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है 2 साल की, और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है या दोनों चीज़ें भी की जा सकती हैं। ठीक है। तो इसमें जाना हमने कि डेफेमेशन जो इंडिया में है वो कौन से हैं। एक सिविल डेफेमेशन है, एक क्रिमिनल डेफेमेशन है। तो चलिए अब राहुल गांधी डेफेमेशन केस के टाइमलाइन को समझते हैं। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली का आयोजन हुआ जहां राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे। वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं। इस स्टेटमेंट को लेकर के 15 अप्रैल 2019 को पुणेश मोदी जी जो हैं बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने एक क्रिमिनल डिफेमेशन का केस राहुल गांधी के अगेंस्ट फाइल किया सूरत कोर्ट में। 23 मार्च 2023 को लगभग 4 साल बाद राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि उन्हें तुरंत उसके बाद जमानत भी मिल गई। उसके बाद 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है लोकसभा से। यानी कि उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो लोकसभा सचिवालय ने रिजेक्ट कर दी। द पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माफी चाहूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 8 है, 8 का सब सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि एमपी कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा प्राप्त करता है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा से। उसके बाद 2 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी जी ने जो सूरत कोर्ट है उसके डिसीजन को
सूरत सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। अप्रैल 2023 को सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी जी को बेल तो ग्रांट कर दी, लेकिन उनके स्टे के कन्विक्शन को रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी जी की जो मोदी सरनेम डेफेमेशन केस से रिलेटेड जो अपील थी उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया और सेशन कोर्ट का जो निर्णय था उसको अपहेल्ड रखा। उसके बाद बात आती है 4 अगस्त 2023 की। उससे पहले राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर की गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पर यह कहकर स्टे लगा दिया कि उनको जो सजा दी गई है उसके आधार मेंशन नहीं किए गए हैं, ग्राउंड्स मेंशन नहीं है कि मैक्सिमम सजा किस आधार पर दी गई है। अब इस निर्णय के आने के बाद कोर्ट ने कहा कि उनकी संसद सदस्यता बहाल की जाए और ये लोकसभा स्पीकर को डायरेक्ट किया गया कि उनको मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं उन सबको रिस्टोर किया जाए। तो अब आगे क्या होगा? आगे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेशन कोर्ट को कि फिर दोबारा से वो उसको ट्रायल को रिव्यू करे, कंडक्ट करे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा। लेकिन जब तक स्टे लगा हुआ है कन्विक्शन पर तब तक राहुल गांधी जी जो है वायनाड केरल से सांसद बने रहेंगे। आई होप आप सब लोगों को काफ़ी कुछ समझ आया होगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।